explain the flow of income and determination of equilibrium under 3 sector model. 3 सेक्टर में फर्म होती है, हाउस होल्ड होता है और गवर्नमेंट होती है। फर्म्स क्या करते हैं बताओ? What do firms do? Firms है ना, they hire factor services and pay for them and they sell goods and receive prices, है ना, माल बेच के पैसा लेते हैं, पैसा से फैक्टर्स खरीदते हैं, बट दे पे टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड रिसीव सब्सिडीज, है ना। क्योंकि सरकार आ गई ना, तो ये नया रूल आ गया। कौन सा? टू सेक्टर मॉडल में खाली ये रोल था इनका, 3 सेक्टर में इनका ये रोल हो गया, है ना। हाउस होल्ड क्या करते थे? सप्लाई सर्विसेज and receive factor payments, spend money on goods and services, pay tax to the government and receive transfer payment। इनको भी टैक्सेस और सब्सिडी एक से आ गया। and save a part of their income। what does government do? collect taxes from firms as well as household। wow, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं सबसे। borrow money from financial market, provide subsidies to the firm and transfer payment, खर्चा भी करते हैं, spends on purchase of goods। ये डायग्राम में पूरा सर्कुलर फ्लो बताया। देखो सब लोग क्या क्या काम करते हैं, इतना मस्त डायग्राम बनाया ना सी इंस्टीट्यूट ने, वेल प्लेड। देखो ये बिजनेस है फर्म, ये लोग गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं और क्या लेते हैं? फैक्टर सर्विसेज। पेमेंट क्या क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। यहां से इनका खर्चा आता है, पैसा मिलता है ना, एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। समझा? ये लाइन समझ में आई? ये पैसा आया, ये पैसा गया और फैक्टर सर्विस आया बिजनेस, उसमें से इनका टैक्स भी जाता है और सब्सिडीज भी जाती है। फॉलो दिस? यस और नो? अच्छा, उसके बाद हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज एंड दे गेट इनकम, दे स्पेंड ऑन कंजम्पशन। जो इनकम आती है वो कंजम्पशन में जाती है, या सेविंग्स होके फाइनेंशियल मार्केट में जाती है, और उन लोगों को सामने क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज। फॉलो दिस? याद रखना, प्रोडक्ट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, फैक्टर मार्केट, ये तीन ऐसे बनाने के और ये 3 ऐसे बनाने के, बीच में सरकार। क्या मस्त डायग्राम बनाया ना। सरकार क्या करती है? अच्छा, ये लोग टैक्स भरते हैं और उनको पैसा भी आता है गवर्नमेंट से। हाँ, ये लोग सेव भी करते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट बन के यहां जाता है। फिर से गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, ले रही है, टैक्स ले रही है, सब्सिडीज दे रही है। गवर्नमेंट परचेस करती है कहां से? ओके। और ये लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करते हैं ना, ये लोग, ये पैसा आता है यहां से और फिर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड किसका है? प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड किसका है? C प्लस I प्लस G। C, G और I ऐसा है। कंजम्पशन गुड्स, गवर्नमेंट परचेस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये डिमांड है कि नहीं? एग्रीगेट डिमांड। फॉलो दिस?
नाउ ये एग्रीगेट डिमांड है. नाउ व्हेन बिजनेस पीपल मेक फैक्टर पेमेंट्स, ये लोग इतना पेमेंट करते हैं ना, तो इनको कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि नहीं, इसको मिनिमम प्राइस दे शुड गेट और नॉट. एंड दिस फैक्टर पेमेंट ये इधर जाता है, एंड दिस फैक्टर पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड टैक्स. जो आपको पैसा मिलता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं: यू कंज्यूम, यू पे टैक्स एंड यू सेव. सो ये ऐसा है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स in the form of factor income is divided into 3 parts: consumption expenditure, saving and tax paid. Tax paid is net of transfer payments. Tax reduce the disposable income of the household, which may be considered as leakage, leading to fall in employment of demand of consumer goods. Savings flow to the financial sector and will convert it into investment demand. Savings flow for the financial market and will be converted into demand. Also, taxes collected by government may lead to what? Taxes collected by government will lead to investment demand. In the 3 sector model, aggregate demand, ये पहले मालूम पड़ा सर्कुलर फ्लो 3 मॉडल का. Aggregate demand is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus demand. तो डिमांड तो आता है C plus I plus G से. एग्रीगेट सप्लाई क्या है? C plus S plus T. क्यों? एग्रीगेट सप्लाई ये होता है कि मिनिमम अमाउंट विच द प्रोड्यूसर शुड गेट. सो इनको कम से कम जो फैक्टर प्राइसेस मिलना चाहिए ना वो देते हैं. तो उसके फैक्टर प्राइसेस जो देते हैं तो फैक्टर वाले उसको कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं या टैक्स भरते हैं. इक्विलिब्रियम अंडर 3 सेक्टर मॉडल क्या होगा? सी हियर दिस भी होता है C plus S plus T. दिस इज सप्लाई फंक्शन एंड दिस इज डिमांड फंक्शन. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होती है? S plus T शुड बी इक्वल टू I plus G. ये मेन चीज है. अब देखो जैसे है ना, ये कंज्यूमर डिमांड है, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है और ये C plus I plus G है, तीनों है. ये इनकम लेवल है. ये लाइन क्या है? यहां पे T डाल देना बीच में बुक में. C plus S plus T. C plus S plus T डाल देना. तो ये ना जो इनकम हम दे रहे हैं, अगर हम इतनी इनकम दे रहे हैं, इतनी दे रहे हैं, तो ये लाइन पे जो इनकम है ना, वो डिमांड अपने को इतना चाहिए, इतना है, डिमांड बहुत ज्यादा है. इस लाइन पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर x एक्सिस एंड y एक्सिस विल बी सेम. सो इफ C प्लस इनकम इज दिस मच, तो ये हो जाएगा, ये OY इज इक्वल टू YE इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T. इसमें एग्रीगेट डिमांड अभी भी ज्यादा है इधर, तो डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन और चलेगा और इनकम बढ़ेगी. यहां पर क्या होगा? ये है C प्लस S प्लस T और ये C प्लस I प्लस G. दिस इज, ये जो C प्लस I प्लस G वो एग्रीगेट डिमांड है और C प्लस S प्लस T है वो एग्रीगेट सप्लाई है.
तो इक्विलिब्रियम कब होगा, नीचे क्या होगा, ये I की लाइन जा रही है, ये G की I प्लस G की लाइन जा रही है, ये S प्लस T है, S प्लस T शुड बी इक्वल टू I प्लस G एंड C प्लस I प्लस G इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट कर दो। देखो बता रहा हूं, सुनो, मार्केट में डिमांड कितना है, C प्लस I प्लस G, दिस लाइन, ये है ना। सप्लाई क्या है कि मिनिमम अमाउंट विच द प्रोड्यूसर शुड गेट, तो दे विल डिमांड दैट वॉट एवर वी पे टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो दे दो हमको ना। हाँ, वॉट एवर वी आर पेइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो हमको दे दो भाई। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं उसके तीन पार्ट्स बनते हैं, C प्लस S प्लस T। तो ये एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती है। क्या होता है बता दो, सुनो, देखो जैसे है ना, मैंने कल भी मैंने समझाया था, इफ आई एम पेइंग OY एज अ फैक्टर प्राइस, तो लोगों को इनकम कितनी हुई, OY हो गई। अभी OY इज इक्वल टू YE, एग्री विद दिस? यस और नो? YE क्या है कि भाई XX, ये जो लाइन है ना O, ये वाली लाइन है जो, ये 45 डिग्री वाली लाइन है ना जो, इसमें X एक्सिस और Y एक्सिस इक्वल होती है। तो मैंने इतना फैक्टर्स को दिया है, तो मतलब मैंने इतना दिया है, तो आई शुड गेट मिनिमम YE, बट द डिमांड इज मच मोर देन दैट ना। डिमांड इतना है टोटल, ये C प्लस I प्लस नहीं, C प्लस I प्लस G, इतना डिमांड है भाई, बहुत डिमांड है, इधर तक डिमांड है। तो आई विल प्रोड्यूस मोर, I will produce more, I will go here. Here my income paid or value of output is OY. OY is equal to YE, YE1 या Y1 E1, नो, ये मेरा इतना मिलना चाहिए और मेरा डिमांड भी उतना ही है कि नहीं, तो दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ आई गो बियॉन्ड दिस तो क्या होगा, मेरा ये ज्यादा होगा, मैंने पैसा ज्यादा खर्चा किया है और डिमांड कम है, इट विल बी ओवर प्रोडक्शन, सो आई विल कम बैक हियर, नो, यहाँ पे आ जाऊंगा फिर से। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, C प्लस S प्लस T इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। दिस इज व्हाट आई हैव गिवन, मैंने इतना इनकम दिया है और ये उतना इनकम है, ये उतना ही है, और वो इनकम के तीन पार्ट्स होते हैं, जो भी मैं फैक्टर्स को देता हूं उसके तीन पार्ट्स होते हैं, वो लोग कंज्यूम करते हैं, टैक्स भरते हैं और सेव करते हैं ना। C प्लस S प्लस T, तो C प्लस S प्लस T शुड बी इक्वल टू C प्लस I प्लस G, तो S प्लस T इज इक्वल टू I प्लस G, S प्लस T इज इक्वल टू I प्लस G। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप यू हैव फॉलोड दिस। In the diagram B, in section A, income and output is shown on x-axis. Y-axis shows aggregate consumption, expenditure and consumption. बाहर गई। Y-axis shows savings, investment and government demand. In the above analysis, investment and government demand are considered as constant. Amount invested and amount of government expenditure is not affected by level of income. ये लोग बोलते हैं कि इनकम बढ़ेगी ना तो भी इन्वेस्टमेंट और ये सेम ही रहता है, I और G और I प्लस G, ये I सेम रहता है और I प्लस G भी सेम ही रहता है। When income line Y इज इक्वल टू S प्लस T होगा, यहाँ पे इस इनकम लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री on x-axis. This line is a locus of points showing points where level of income is equal to and level of expenditure is same. Line C shows consumption expenditure by household.
Line C plus I shows aggregate of consumption and investment. Line C plus I plus G shows aggregate. ये line important है अभी. Total demand. When income is nil, there is some consumption which is called income zero है ना. उस लेवल पे भी कुछ तो कंजम्पशन है ना. और इन्वेस्टमेंट भी है और C प्लस आई प्लस जी भी है. बोले आप जीरो कमाओ लेकिन सरकार तो कुछ. व्हेन इनकम इज Y विच इज इक्वल टू C प्लस I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. where income is Y1, C plus I plus G at this level, I plus G saving is equal to I plus G. सेविंग प्लस टैक्स एक्चुअली ना ये याद रखो खाली यार. C plus S plus T is equal to what? C plus I plus G. So at equilibrium point, S plus T is equal to I plus G. If S plus T is less than I plus G, it means there will be excess demand. S plus T कम है ना, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, which will encourage producer to invest more than autonomous investment, which will increase income. In the process, this process will continue till S plus T becomes I plus G. आया समझ में? Have you followed this? ये मेन लाइन ये. In four sector economic model, the participants are household, firms, government and rest of the world. In four sector model, there are three identical flows, additional flows: export, import and net capital inflow. C plus I plus G plus export minus import, ये डिमांड है पूरा. C plus I plus G, export are added to aggregate demand and imports are deducted. Equilibrium is explained. C plus S plus T indicates what? Level of income at this point. Shows where level of income is equal to C plus S plus T. Income, consumption, expenditure plus taxes plus saving. देखो ये ना सप्लाई, ये C plus S plus T आपस सप्लाई है कि हम फैक्टर्स को कितना देंगे. C, it shows factor income indicating supply. C plus I plus G plus X minus shows M minus shows aggregate demand. अभी हम लोग का अगर फॉरेन सेक्टर भी है तो डिमांड क्या है? X plus I plus G, C plus I plus G plus एक्सपोर्ट का डिमांड माइनस इंपोर्ट्स. But this line meet at E where aggregate demand is equal to aggregate supply. So C plus S plus T is equal to C plus I plus G plus foreign का डिमांड minus demand met by foreign people. This equilibrium क्या हो जाएगा? S plus T is equal to I plus G plus X minus M. So we have, इसको अगर हम ऐसा ले लेंगे, M को इधर ले लेंगे, तो S plus T plus M is equal to क्या? I plus G plus X. ये देखो सेम है, ये ज़्यादा लाइन से ड्रॉ किया, ये C plus S plus T है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इक्वल कभी होगा? जब C C कैंसिल हो जाएगा. S plus T is equal to what? G I plus G plus X minus M. तो ये लोग ने ड्रॉ कर दी लाइन, क्या इधर पॉइंट क्या होगा? S plus T plus M is equal to I plus G plus X. आया समझ में? Explain the importance of Keynes method of determining national income. अभी केन्स का मेथड है. अकॉर्डिंग टू केन्स थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड. किस पे डिपेंड करता है? केन्स बोलता है कि देखो डिमांड मेन होता है.
Okay, according to Keynes theory of income and employment, national income depends upon aggregate effective demand. If the aggregate effective demand falls short of output होना चाहिए, it will result in unemployment, है कि नहीं? डिमांड नहीं होगा तो निकाल देंगे ना, जब नहीं बिक रहा है तो. Consequently, there will be a gap between economy actual and optimum potential. On the contrary, if aggregate effective demand exceeds supply, there will be shortage of goods, which will encourage producers or firms to invest more, and national income will rise and catch up with the demand. तो अगर डिमांड ज्यादा है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे और बनाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा ना. Yes or no? However, this is possible only when all resources have been employed. Till all resources have been employed. If full employment is reached and still effective demand exceeds, full employment हो गया, सब लोग को जॉब मिल गया, कुछ resources बाकी नहीं है. If full employment is reached and still effective demand is more than aggregate supply, increase in investment will cause inflation and there will be no rise in real output. Okay. Now Keynes advocated investment. Now ये तुम लोग को information दिए. Suppose you are given the following information. Consumption function is equal to C plus 0.10 plus YD, where and tax is equal to 50. Investment spending is 135. Government spending 60. Exports 35. Imports 0.05 of Y. When Y and YD are income and disposable income, ये ना देखो 10 plus 0.8 of disposable income. अब ये ना इसमें क्या फॉर्मूला है सुनो. What is C? C is equal to 10 plus 80% of disposable income. जितना खर्चा, जितना आदमी के पास पैसा आता है उसका 80% खर्चा करता है. Now you have first write this formula. What? National income is C plus I plus G plus X minus M is equal to C plus S plus T. Now what is C? 10 plus 0.8 into YD. YD क्या होता है देखो, चार्जिंग पर टैक्स कितना है 50. तो ये इनकम है, इनकम में से 50 रुपए टैक्स जाता है. ओके, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.8, तो ये हो गया सी हो गया, ये सी हो गया. आई मालूम है कितना है 135. जी मालूम है 60 एंड प्लस एक्सपोर्ट 35 एंड 0.05 y. हाँ, तो अभी y की वैल्यू निकालो. ये पूरा प्रॉब्लम लिखो. सी है. हाँ, एक देखो क्या होता है, सुनो मैं बता रहा हूं, सुनो ये फॉर्मूला से तुम लोग को और समझ में आएगा. प्लीज ये ना खाली ये है 2 लाइन का, पर एक बार सिंक होना चाहिए. देखो क्या होता है, मैं प्रोड्यूसर हूं, तुम लोग भी अपने आप को प्रोड्यूसर सोचो. तो तुम लोग है ना माल बनाते हो और फैक्टर्स को पैसा देते हो, ये ले पैसा ले, सबको दे दिया पैसा, तो तुम लोगों को कम से कम उतना पैसा तो मिलना चाहिए कि नहीं.
तो तुम लोग जो माल गया वो उतने का ही होगा ना जितने का फैक्टर्स को दिया। फैक्टर्स में हमारा प्रॉफिट भी आ गया प्लीज, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो मिनिमम उतना मिलना चाहिए कि नहीं? यस और नो? इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, जो भी एक ही प्रोडक्शन यूनिट है, सोचो पूरा सब प्रोड्यूसर एक है, उन लोग ने 10,000 करोड़ दिया किसको? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और खुद का प्रॉफिट भी, नॉर्मल प्रॉफिट। हा, नाउ दे आर सप्लाइंग गुड्स, तो दे शुड गेट मिनिमम हाउ मच? 10,000 करोड़। हाँ, तो मिनिमम अमाउंट विच दे शुड गेट इज कॉल्ड अमाउंट, इज व्हाट अमाउंट पेड टू फैक्टर्स, अमाउंट पेड टू फैक्टर्स, उतना मिलना चाहिए। तो उसको उन लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझे? एग्रीगेट सप्लाई इस साइड से मत देखो कि माल गया, क्योंकि तुम लोग को आदत है माल गया हो देखने की सप्लाई, ये ना आदत कि भाई माल गया, वो माल गया 10,000 करोड़ का, मिनिमम इसका 10,000 करोड़ मिलना चाहिए ना। क्यों इसका 10,000 करोड़ मिलना चाहिए? 11,000 करोड़ क्यों नहीं? अरे भाई 10,000 करोड़ हमने फैक्टर्स को दिया है, ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमको मिलना कितना चाहिए? तो दैट इज अवर सप्लाई, दैट आई विल सप्लाई दिस एट 10,000 करोड़ मिनिमम। नाउ दिस अमाउंट आई हैव पेड टू फैक्टर्स, फैक्टर्स को जो पैसा दिया है वो क्या होता है? दैट इज अ नेशनल इनकम, दैट इज अ नेशनल इनकम, है कि नहीं? अब दैट शुड बी इक्वल टू डिमांड और नॉट। 10,000 करोड़ कहां से मिलेगा? डिमांड, लेने वाले चाहिए ना। लेने वाले 3 लोग हैं, कौन? मार्केट में 3 लोग आ रहे हैं लेने को, C प्लस I प्लस G। कंज्यूमर आता है लेने, मार्केट में कौन देता है पैसा आके माल लेता है? कंज्यूमर गुड्स आता है, इन्वेस्टमेंट वाले आते हैं, और कौन आता है? गवर्नमेंट आती है खर्चा करने, है ना। तो अब इसने बताया कि टैक्स है व्हाट? 50, इन्वेस्टमेंट है 135 करोड़, गवर्नमेंट स्पेंड करती है 60, एक्सपोर्ट है 35 करोड़ और इंपोर्ट्स है 0.5% ऑफ इनकम, नेशनल इनकम। तो अब नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है कि नहीं? ये क्या है? ये नेशनल इनकम भी है और ये एग्रीगेट सप्लाई भी है। अब है ना, ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है एक्सप्लेन करना इकोनॉमिक्स में, कि जो नेशनल इनकम है ना वो एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई कैसे है? वो माल बेच रहा है तो बोलते हैं मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो दिया हो तो दे दो, वॉट एवर आई पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो तो मेरे को मिलना चाहिए ना कम से कम। तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये नेशनल इनकम है, फैक्टर इनकम है, सबकी है ना। हाँ, नाउ दिस इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, C प्लस S प्लस T। क्या ये समझा तुम लोग को? लॉजिक लिखा हुआ भी कहीं पे, लेकिन तुम लोग मन में ले लो ये लॉजिक, समझा? बाकी ऐसा घड़ी घड़ी पढ़ के मत करो। हाँ, अरे हाँ या ना कुछ बोलो तुम लोग यार। तो सी, तुम लोग ही बोर हो गए, दूसरी बार रिपीट करूंगा तो तुम लोग यस नहीं बोलोगे ना, मैं तीसरी बार रिपीट करूंगा, फिर तुम लोग ही बोर हो जाओगे। अच्छा सुनो, अभी है ना, ये लोग बोलते हैं कि सी क्या है? सी की फॉर्मूला क्या है? कंज्यूमर कितना स्पेंड करता है? कंज्यूमर स्पेंड्स 10 करोड़ प्लस 80% ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट? जितना इनके इनकम जेब में आती है ना उसका 80% ये लोग खर्चा करते हैं, 0.8 प्लस 10 करोड़ खर्चा करते हैं लोग। तो C इज 10 प्लस 0.y डी है, y नहीं है, y डी है। हाँ, y डी क्या होता है? y डी इज डिस्पोजेबल इनकम विच इज इक्वल टू जो इनकम फैक्टर्स को मिलती है
उसमें से वो लोग टैक्स भरते हैं कि नहीं? व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? कि भाई मेरे पास जितना पैसा आया उसमें से मैं टैक्स भरूंगा तो बाकी का मेरे खर्चा है कि नहीं, है ना? तो ये ना डिस्पोजेबल इनकम है y माइनस 50 है। समझा पॉइंट? पहले ये फॉर्मूला कन्विंस हो गया? हाँ कि नहीं? अब है ना सबको y, ये 10 प्लस y माइनस 50 ये डिस्पोजेबल इनकम है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को y रुपीस मिलता है, हमने माना y रुपीस में से 50 रुपए लोग टैक्स भरते हैं, तो क्या हो जाता है? हाँ, अभी 10 ये c हो गया, क्लियर? ये i हो गया, ये g हो गया, ये क्या हुआ? x हो गया, और इंपोर्ट्स कितने हैं? 0.05 ऑफ y, नॉट yd। y इज व्हाट दे गेट, माइनस टैक्स करेंगे तो yd होता है, ये मालूम पड़ा भी इक्वेशन। अब क्या है? अब तो सिंपल सॉल्व करना है यार। y प्लस 0.8y प्लस 0, ए y को ले लिया उसने ना, y माइनस 0.8y इधर ले लिया, ये y है ना इक्वल टू, हाँ 0.8y, अभी समझा? माइनस प्लस 0.05y, ये 10 प्लस 40 प्लस 135 प्लस 60, तो 0.25 इज इक्वल टू 200, तो y इज इक्वल टू 800। 800 करोड़ है नेशनल इनकम। आई बात? फिर क्या पूछा है? ये इनकम बताया ना। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स ये है और इंपोर्ट्स है 0.05 ऑफ 800, तो ये नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 5 है ना, ये 40 आता है, देखो ना 5% ऑफ, है ना, 5% ऑफ 800 और 35 है ना। Thus there is a trade deficit. To overcome the deficiency, aggregate demand and reduce employment, government should intervene. अब डिमांड अगर कम हो जाता है ना, देखो क्या होता है कि देखो कभी कभी इकोनॉमी में क्या होता है, सुनो बताता हूं, सुनो। वाई कंज्यूमर इज इंपॉर्टेंट। डिमांड कैसे बनता है बच्चों? एक्सपोर्ट को छोड़ो फिलहाल, है ना। डिमांड कैसे बनता है? सी प्लस आई प्लस जी। जब सी कम होता है ना, कंज्यूमर लोग कम खाते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट का डिमांड भी कम होता है। हम लोग क्या नया मशीन लेंगे क्या? हाँ, नए मशीन लेंगे लोग, इसका भी कि नहीं रहा, कंज्यूमर का डिमांड कम है, मंदी चल रही है, तो क्या नया प्रोजेक्ट आएगा क्या? नहीं। तो ये ना दोनों साथ में जाते हैं। तो जब ये डाउन होता है ना, कंज्यूमर डाउन होता है ना, तो क्योंकि ये वाई नेशनल इनकम इतनी बनने वाली है, कंज्यूमर डाउन हो गया तो ये भी डाउन हो जाता है। तो उस समय क्या किसको बढ़ा देना चाहिए? जी को। जी तो सरकार के हाथ में है ना। हाँ, दैट इज वाई यू सी लास्ट टाइम द बजटरी डेफिसिट वाज 14,000 करोड़, 14 लाख करोड़, सॉरी 15 लाख करोड़। क्यों? पुश अप द डिमांड। लेकिन वो है ना, पैसा राइट सेक्टर से लेना चाहिए और राइट सेक्टर में खर्चा करना चाहिए। यू हैव टू टेक फ्रॉम द राइट सेक्टर। क्योंकि क्या होता है, आगे तुम लोग पढ़ोगे, सुनो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है कि हम लोग जब है ना, हम लोग खर्चा टैक्स लेके खर्चा करना चाहते हैं ना, लेकिन जब हम खर्चा कैसे करेंगे? डिमांड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, तो हम पैसा कहां से लाएंगे? टैक्स लेंगे कि नहीं? टैक्स लेंगे, तो टैक्स लेंगे हम, तो उधर से जिससे टैक्स लेंगे उसका डिस्पोजेबल इनकम कम नहीं हो जाएगा? तो हम लोग डिमांड वहां से कम करेंगे और यहां पे बढ़ाएंगे, तो क्या हुआ? कुछ नहीं।
इसको बोलते क्राउडिंग आउट। क्या बोलते हैं उसको? क्राउडिंग आउट। मतलब तुम लोग ने यहां से लेके वहां कर दिया, तो गवर्नमेंट को टैक्स किसको मारना चाहिए? जो रिच पीपल है ना, एकदम जो लोग अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड, उनको टैक्स मारना चाहिए। और उनको नहीं मारेंगे ना तो इकोनॉमी नहीं आती आगे। तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है और फिर है ना इनको चार्ज करती है। ये बोलती है कि उन लोगों को, जो लोग रिच है ना, जो कॉर्पोरेट्स, उनको फायदा दो तो वो लोग आय करेंगे, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे आके, उनके पास जो पैसा पड़ा ना वो आय में आ जाएगा। हाँ हाँ, वो लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि किसको टैक्स करना और किसको कहां पे खर्चा करना। समझा? ये तुम लोग ने पढ़ा हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, 14th वाला पढ़ो। सी है ये जो क्वेश्चन है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू, पहला क्वेश्चन है ना ये डायग्राम वाला, मालूम है ना? तो तुम लोग देख लेना, ये एग्जाम से पूछा हुआ है। फाइंड आउट एमपीसी व्हेन इकोनॉमी टोटल इनकम इंक्रीजेस बाय 7500 crores ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय, ना इनकम कितनी बड़ी है? इनकम बड़ी है, इन्वेस्टमेंट कितना किया तुम लोग ने? 2500 करोड़, और इनकम बढ़ गई 7500 करोड़। तो इसका मतलब मल्टीप्लायर इज 3। मल्टीप्लायर कैसे आता है? मल्टीप्लायर इज 3 इज इक्वल टू कैसे आया? 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC, है ना? तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/3। तो MPC इज इक्वल टू 2/3। ओके, समझाइए। तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 7500, 2500 करोड़, और इनकम कितनी बढ़ गई? इनकम बढ़ गई 2500 करोड़, सॉरी 7500 करोड़। तो मल्टीप्लायर 3 है। मल्टीप्लायर की फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS, दैट इज 1 माइनस MPC। आया समझ में ये? बताओ तुम लोग कैसे? हाँ या नहीं? चल, जवाब ही नहीं दे पा रहे तो। नॉट फॉलोड? Assume that नहीं है ना, इसमें पहले दो चैप्टर में खाली प्रॉब्लम आते हैं और मैं सब करा रहा हूं। Assume that consumption function in the economy is specified by equation C is equal to
200 प्लस 90% ऑफ इनकम, डिस्पोजेबल इनकम नहीं. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल शो दैट एज इकोनॉमी इंक्रीजेस एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट. वो क्या बोलता है बताओ? एमपीसी कांस्टेंट है. एमपीसी इज चेंज इन इनकम, change in consumption upon change in income. Suppose assume that income is 1000, 2000 and 3000. अगर इनकम 1000 है तो 200 प्लस 0.9 इंटू 1000 तो 1100 रुपया खर्चा करोगे. अगर इनकम 2000 है तो तुम लोग 2000 रुपया खर्चा हो जाएगा, और 3000 है तो क्या होगा? तो देखो ये ना 1000, 1100, 2000, 2000, फिर 3000. तो योर इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 1000 एंड कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बाय. सी यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये स्लोप ऑफ अ लाइन है यार, है ना. ये 900 बढ़ा और ये और 1000 बढ़ेगा ना. अगर ये 4000 हो जाएगा सपोज, है ना, तो 200 प्लस 4000 इंटू 0.9 मतलब 3800 हो जाएगा कि नहीं? तो 900 बढ़ेगा ना. एवरी टाइम इनकम इज इंक्रीजिंग. देखो ये 200 तो कांस्टेंट है ही. फिर जब भी इनकम 1000 से बढ़ेगी, इनकम 1000 बढ़ेगी तो ये 0.9 मतलब 900 बढ़ेगा नहीं है. 200 रुपये तो हमेशा फिक्स ही है. सो एमपीसी इज 9. We see as income increases from 1000 to 2000 and from 2000 to 3000. MPC is constant at 0.9. आया समझ में? Determine government spending multiplier when there is a increase. multiplier बताता हूँ. Increase of 100 crores in government spending and MPC is 0.75. अब है ना, देखो MPC is 0.75, तो 1 minus MPC is how much? 0.25. multiplier will be 4. Got it? multiplier 4 है कि नहीं? 25% लोग सेव करेंगे तो multiplier 4 होगा. अच्छा, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है? 100 करोड़. 100 करोड़ खर्चा किया है तो इनकम कितनी बढ़ेगी? 400 करोड़, है कि नहीं? अब है ना, ये बहुत अच्छा समय है. सपोज एमपीसी इज 0.8. MPC is 0.8, तो multiplier will be 5. 1 minus 0.8 is 0.2, no? And it is planned to increase national income by rupees how much? 3000 crores. Then how much increase in investment is required to fulfill the target? Government को है ना कितना इनकम बढ़ाने का है? 3000 करोड़ इनकम बढ़ाने का है. मल्टीप्लायर 5 है तो तुम लोग को 600 करोड़ इन्वेस्ट करने का. मल्टीप्लायर 5 आया. 5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 600 करोड़, है ना. आया समझ में स्टोरी? अब तुम लोग सोचो कितनी बड़ी बड़ी चीजें इकोनॉमी के बारे में पढ़ सकते हो तुम लोग, है ना. How is autonomous expenditure multiplier is stated in 4 sector model. अब ये ना, ये क्वेश्चन कहीं भी मॉड्यूल में डिस्कस नहीं है अभी. हाँ, autonomous expenditure multiplier in 4 sector model includes effects of foreign transaction. तो है ना, and is stated by 1 minus B plus V, where V is propensity to import, which is greater than 0. The greater the value of V, lower will be the autonomous expenditure multiplier. ये कहीं भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है. इट्स अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एमटीपी, नॉट इन द एग्जाम्स. ये आउट ऑफ सिलेबस है. व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? यू नो इट.
सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमी, तो कुछ नहीं बोला, 2 सेक्टर 3 सेक्टर नहीं बोला है, तो हमको 2 सेक्टर से काम चला लेने का है ना। फॉलो दिस। ये चैप्टर में से तकरीबन 4 या 5 मार्क का पूछा जाता है। फॉलो दिस चैप्टर।